गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12 और इस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें आज अपन बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। अगर लास्ट क्लास का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको बताया कि रेजिस्टेंस होता क्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने बताया। देखो, सबसे पहले रेजिस्टेंस, इसके डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में बताई आपको। रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो उसमें करंट के फ्लो का अपोज करती है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि अपोज करना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टू अपोज। कोई भी चीज का अपोजिशन ही क्या है? रेजिस्टेंस है। अब अपन यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं तो किसका अपोज होगा? इलेक्ट्रिक करंट का अपोज होगा, मतलब फ्लो चार्ज का अपोज होगा। तो मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी of a substance which opposes flow of charge और करंट। कोई भी सब्सटेंस की कैसी प्रॉपर्टी जो उसमें करंट के फ्लो का अपोज करती है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोज क्या है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस हो क्यों रहा है। कोज ऑफ रेजिस्टेंस, मान के चलते हैं कि आपके पास में ये कंडक्टर वायर है और इस कंडक्टर वायर की लेंथ कितनी है? L है, एंड इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना आपके पास में? A है। ठीक है ना। अपन ने क्या माना कि कंडक्टर वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A है। और आपको पता है कि एक कंडक्टर वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इनकी वजह से क्या होगा? करंट होगा। ठीक है ना। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए कंडक्टर वायर देयर इज करंट। ठीक है। तो मान के चलो कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, ठीक है, और आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, वोल्टेज लगाया हुआ है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है, ये डायरेक्ट मूव करना चाहता है। जब ये चार्ज मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उसकी वजह से क्या होगा? आपके पास में करंट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जब ये करंट मूव कर सॉरी जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये क्या करेगा? अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। ठीक है। और अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और इसकी एनर्जी या जो अब ये इलेक्ट्रॉन है किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। बट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन वापस से मूव करेगा, वापस से एक्सेलरेट करेगा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है कि जो कंडक्टर वायर है उसके अंदर मल्टीपल कोलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और उन कोलिजन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसके फ्लो में क्या आती है? दिक्कत आती है। और जब भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो में दिक्कत आएगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ा सा नहीं हो पाएगा या बाधित होगा, रुकेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्यों? जैसे इलेक्ट्रॉन रुकेगा, इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, तो करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, और करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन? रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो क्यों होता है रेजिस्टेंस? देयर इज कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स present in conductor which leads to the opposition in movement of electron, that is charge, and this opposition is termed as resistance। ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनके मूवमेंट में क्या होगा? अपोजिशन होगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? कोलाइड हो रहे हैं, और उस कोलिजन की वजह से ही जो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? रेजिस्टेंस नाम दे दिया।
अब देखो, जितनी ज़्यादा कंडक्टर वायर की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे मतलब उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो जो रेजिस्टेंस है आर वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपकी लेंथ के, एल के, लेंथ दैट इज एल, एंड जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाएंगे। देखो अगर एक एरिया में इतना सा लूँ और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले जितने ही हैं तो ज़्यादा कोलिजन्स होंगे और ज़्यादा टकराएंगे, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, तो अभी तक अपन ने बात की रेजिस्टेंस के बारे में, कोज ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात की, और मैंने आपको बताया है कि रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर पाएंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो फिर अपन बात करेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेज के बारे में। ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेज, जैसे कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, ओमिक डिवाइसेज वो होंगी जिनके अंदर ओम्स लॉ को फॉलो होगा या ओम्स लॉ वैलिड रहेगा, और नॉन ओमिक डिवाइसेज वो होती हैं जिनके अंदर ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। तो ओमिक डिवाइसेज क्या होती हैं, दे ओबे ओम्स लॉ, और नॉन ओमिक क्या हो जाएंगे आपके पास में, दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ऐसी डिवाइसेज जो ओम्स के लॉ को फॉलो करती हैं वो होती हैं आपके पास में ओमिक डिवाइसेज, ठीक है ना। और ओमिक डिवाइसेज के लिए क्या कंडीशन होती है, V प्रोपोर्शनल I, ठीक है। और यहाँ पे नॉन ओमिक डिवाइसेज के लिए V प्रोपोर्शनल I नॉट वैलिड रहेगा, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। ओमिक डिवाइसेज के लिए जो ग्राफ आता है वोल्टेज एंड करंट के बीच में, वो एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसके वाई एक्सिस पे वोल्टेज होता है, आई एक्सिस पे क्या आता है, करंट होता है, ठीक है ना। ऐसी डिवाइसेज जिनके लिए जो वोल्टेज करंट ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास होती है, उसको बोलते हैं अपन ओमिक डिवाइसेज। और नॉन ओमिक डिवाइसेज में ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कैसा भी ग्राफ आ सकता है। अगर मैं बात करूँ टॉर्च बल्ब के लिए तो इस शेप में ग्राफ मिलेगा आपको, अगर मैं बात करूँ डायोड के बारे में, अपन पढ़ेंगे एक सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर, उसके अंदर डायोड मिलेगा, तो उसके लिए ऐसा ग्राफ आएगा। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हो, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हो, ठीक है ना, तो उसके लिए ऐसा ग्राफ आएगा। ये ग्राफ है आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। तो ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेज ऐसी डिवाइसेज जो ओम्स लॉ को ओबे करती हैं, जिनके लिए V प्रोपोर्शनल I वैलिड होता है, वो ओमिक डिवाइसेज होती हैं। और ऐसी डिवाइसेज जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, जिनके लिए V प्रोपोर्शनल I वैलिड नहीं होता, वो क्या होती हैं, आपके नॉन ओमिक डिवाइसेज होती है। ओमिक डिवाइसेज के लिए V और I के बीच का जो ग्राफ हो एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि ओरिजिन से पास होती है। नॉन ओमिक के लिए ऐसा नहीं है ना, कैसी भी शेप आ सकती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में, तो दो टाइप के क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। एक क्या होते हैं कि आप क्या करते हो, कंडक्टर वायर की वाइंडिंग बनाते हो, ठीक है ना, उनको क्या करते हो, घुमा के बनाते हो। तो दो टाइप के वायर होते हैं, एक होते हैं रजिस्टर्स होते हैं, एक होते हैं वायर बाउंड, एंड सेकेंड होते हैं आपके पास में कार्बन रजिस्टर।
अब वायर बाउंड रजिस्टर्स क्या होते हैं कि आप क्या लेते हो, कॉन्स्टेंटाइन, मैग्नीन, ये वायर्स लेते हो और उनकी बाइंडिंग टाइप में बना देते हो, जैसे आपने हीटर में देखा है, ठीक है ना। हीटर की जो कॉइल होती है उस शेप में जो रजिस्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन वायर बाउंड रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब वायर बाउंड रजिस्टर्स के साथ क्या है दिक्कत है कि ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और इनकी जो रेंज होती है वो लिमिटेड होती है। वायर बाउंड रजिस्टर्स की जो रेंज है वो लिमिटेड रेंज होती है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस की जो रेंज है इनकी वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, ज़्यादा रेंज में नहीं जा सकते, इस वजह से इनको ज़्यादा यूज में नहीं लिया जाता। और जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं वो इनएक्सपेंसिव होते हैं और एक हायर रेंज होती है, इस वजह से इनको जनरली यूज किया जा सकता है। और जो कार्बन रजिस्टर्स हैं, कार्बन रजिस्टर्स को इजीली मोल्ड किया जा सकता है, शेप चेंज की जा सकती है इजीली मोल्ड किया जा सकता है, इस वजह से इनकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल शेप में मिलेंगे आपको कार्बन रजिस्टर। लैब के अंदर जाओगे तो आपको कार्बन रजिस्टर्स मिल जाएंगे। तो दो टाइप के रजिस्टर्स मैंने बताए, एक वायर बाउंड जैसे कि आपने हीटर के कॉइल देखे होंगे उस टाइप में, कार्बन रजिस्टर्स, कलरफुल कार्बन रजिस्टर्स मिलते हैं सिलेंड्रिकल शेप में और इनकी रेंज भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं तो उनके लिए कलर कोडिंग होती है, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं उनके लिए, अपन कलर कोडिंग की बात करते हैं कि अगर आप कलर को देख के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, कलर को देख के जो आपका रजिस्टर है उसमें क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि आपको कलर कौन सा है, कलर का नेम। सेकंड में आपको बताऊंगा कि उसके लिए जो अपन नंबर है वो क्या लेंगे, नंबर। थर्ड बात करेंगे अपन मल्टीप्लायर के बारे में एंड फोर्थ बात करेंगे अपन टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस का मतलब समझते हो ना कि कितना कम या ज़्यादा अपन कर सकते हैं। तो कार्बन रजिस्टर्स के लिए आपको एक टैगलाइन याद करनी है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए very good wife wearing gold silver necklace। याद रखना है आपको कलर कोडिंग के लिए टैगलाइन याद रखनी है, पंच लाइन याद रखनी है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास में कैपिटल लेटर्स हैं उन सब के नाम से, जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उन सब के वर्ड से आप क्या बनाएंगे, कलर का नाम बनाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ बी एंड बी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड ब्राउन। देन आपके पास में क्या आता है, आर है, आर के लिए क्या लेंगे अपन, रेड, ओ फॉर ऑरेंज, जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं। एंड वाई के लिए क्या लेंगे अपन, येलो। देन उसके बाद में आपके पास में क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो जी के लिए क्या लेंगे अपन, ग्रीन। फिर उसके बाद में ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या आ रहा है आपके पास में, बी आ रहा है, तो बी के लिए क्या लेंगे अपन, ब्लू। देन हैड ए वेरी, बी क्या आपके पास में कैपिटल है, तो बी के लिए कौन सा कलर आ जाएगा आपके पास में, वॉयलेट कलर। देन जी फॉर ग्रे। देन उसके बाद में वाइफ, डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वाइट कलर। और वेयरिंग क्या, गोल्ड, सिल्वर एंड एन फॉर नो कलर। ठीक है। अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जनरली जो आपके पास में जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं उनके अंदर 4 कलर्स होते हैं, इसमें से स्टार्टिंग के 3 कलर इनमें से मिलेंगे, ब्लैक टू वाइट के बीच में, और जो लास्ट का कलर है वो इनमें से मिलेगा, या तो मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। देखो मल्टीप्लायर की बात करूँ तो इसके लिए जो मल्टीप्लायर होता है वो होता है 1, 10 की पावर 0 जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पे 10 की पावर 1, यहाँ पे 10 की पावर 2, यहाँ पे 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 एंड 10 की पावर 9।
वाइट के लिए क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 हो जाएगा। और अगर मैं टॉलरेंस की बात करूँ तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस होती है ±5%, ये गोल्ड के लिए है। अगर मैं बात करूँ सिल्वर के लिए तो ±10% टॉलरेंस होती है। और अगर मैं नो कलर की बात करूँ तो ±20% क्या होती है, टॉलरेंस होती है। ठीक है, तो कलर कोडिंग में आप कलर के बारे में पता कर रहे हैं, ठीक है ना, नंबर, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस के बारे में। ब्लैक ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू वायलेट, ग्रे वाइट, गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर, ये 4 कलर्स हो सकते हैं। ऐसे आपको कार्बन रजिस्टर्स मिलेगा, ऐसा सिलेंड्रिकल होता है ऐसा, ठीक है, उसके ऊपर 4 कलर नोब होंगे ऐसे, ठीक है। और इसको इस तरीके से पकड़ना है कि जो गोल्ड सिल्वर या कोई नो कलर है वो आपके राइट हैंड साइड में हो। ये वाली जो रिंग है वो किधर होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, ठीक है ना। और स्टार्टिंग की 3 रिंग लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। इसी तरीके से उसको पकड़ता है कि जो गोल्ड सिल्वर या कोई भी नो कलर है, या गोल्ड सिल्वर जो जनरली है वो राइट हैंड साइड में आनी चाहिए, और बाकी के जो 3 बच गए वो लेफ्ट हैंड साइड में आने चाहिए, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट 2 बैंड्स होते हैं, स्टार्टिंग के 2 बैंड, फर्स्ट 2 बैंड वो बताते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स को, सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताते हैं। और जो आपका थर्ड बैंड होता है वो बताता है आपके मल्टीप्लायर को, एंड जो फोर्थ बैंड है आपके पास में वो बताएगा टॉलरेंस को, ठीक है। फर्स्ट 2 बैंड किसको बताएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर को, थर्ड बैंड बताएगा मल्टीप्लायर को, एंड फोर्थ बैंड बताता आपके टॉलरेंस को, कि जो आपका रेजिस्टेंस है कार्बन रजिस्टर उसकी टॉलरेंस क्या है। अगर आपको मान के चलो कि जो कलर्स दिए हुए हैं, सबसे फर्स्ट जो कलर दिया हुआ वो येलो दिया हुआ है, मान लेते हैं ऐसे कार्बन रजिस्टर है, मान के चलते हैं कि जो फोर्थ कलर है वो नो कलर है, एंड जो फर्स्ट कलर है वो येलो है आपके पास में, सेकंड कलर में ब्लू मान लेता हूँ, एंड थर्ड कलर मेरे पास में क्या है, वाइट है। ऐसे कलर कोडिंग है कि फर्स्ट कलर क्या आपके पास में येलो, सेकंड कलर क्या आपके पास में ब्लू, थर्ड कलर क्या है वाइट, एंड फोर्थ कलर क्या है नो कलर। तो अगर आप बात करें इसकी वैल्यू की कार्बन रजिस्टर की, तो येलो एंड ब्लू के लिए तो आप क्या लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। देखो येलो कहाँ पे आ रहा है 4th नंबर पे, एंड ब्लू कहाँ पे आ रहा है 6th नंबर पे। तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 46 इंटू मल्टीप्लायर इसके लिए व्हाइट के लिए, और व्हाइट के लिए मल्टीप्लायर कितना है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। और टॉलरेंस की बात करूँ अगर मैं नो कलर के लिए, जो टॉलरेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, ±20%, तो ±20%। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। कार्बन रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। मान के चलो कि आपको दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इक्वल्स टू दिया हुआ है 62 इंटू 10 की पावर 5 ±5%, और आपसे पूछा कि कौन कौन से कलर है। तो देखो स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट हैं वो किसको बता रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को। तो 6 पे कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू, तो सबसे फर्स्ट कलर बैंड क्या हो जाएगा आपके पास में, ब्लू हो जाएगा। 2 नंबर पे कौन है आपके पास में, रेड, तो 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, रेड। मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 की बात करो तो क्या आ रहा है आपके पास में, ग्रीन, तो थर्ड कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। और टॉलरेंस कितना है, ±5% है, तो ±5% के लिए कौन सा कलर हो जाएगा, गोल्ड कलर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन रजिस्टर सिंपल है कैलकुलेट करना, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना सिंपल है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन से रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होती है, क्या मल्टीप्लायर है। और 4 कलर्स में से जो स्टार्टिंग के 2 कलर हैं, 2 कलर बैंड है, वो आपके रिप्रेजेंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को, थर्ड कलर बैंड रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लायर को, एंड फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट करेगा आपकी टॉलरेंस को। और उसके बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर गोल्ड कलर है फोर्थ, तो टॉलरेंस हो जाएगी 5%। अगर आपके पास में सिल्वर कलर है तो टॉलरेंस हो जाएगी 10%। अगर आपके पास में कोई कलर नहीं है टॉलरेंस का तो 20%। और उसको राइट हैंड में या आपके जो कार्बन रजिस्टर है उसको इस तरीके से पकड़ना है कि जो फोर्थ कलर है वो राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। ऐसे मान के चलो, ऐसे मैं पकड़ रहा हूँ तो ये जो फोर्थ कलर है वो मेरे राइट हैंड साइड में आना चाहिए, ऐसे उल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो
का कार्बन रजिस्टर है उसको इस तरीके से पकड़ना था कि जो फोर्थ कलर है राइट हैंड साइड की तरफ रिप्रेजेंट करे, फोर्थ कलर ऐसे राइट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है बेटा आर, अपन ने बात की थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर लेंथ चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा ही होगा। ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोला कि लेंथ चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके रेजिस्टेंस पे। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी की, रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती इन फिजिकल पैरामीटर्स पे, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि आपके पास में जो मटेरियल कैसा है और उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है ना, तो रजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे। तो आपके पास में एक क्वेश्चन है, मान के चलो कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है, लेंथ L है और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है 1, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है आपके पास में R है। अब आपने क्या किया कि लेंथ को डबल कर दिया पहले से। ठीक है, जब आप वायर की लेंथ को पहले से डबल की होगी, स्ट्रेच की होगी, स्ट्रेच किया है, ध्यान दो क्या किया है, स्ट्रेच किया है। जब आप उसको स्ट्रेच करोगे, इसमें वायर को अगर मैं स्ट्रेच करके इसकी लेंथ बढ़ाऊं तो ऑब्वियसली बात है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेंथ तो हो गई आपके पास में 12 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया आपके पास में A/2। लेंथ अगर L बड़ी है तो एरिया भी कितना बढ़ जाएगा, हाफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस बताओ। क्या पूछा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा कि रेजिस्टेंस के अंदर कितना परसेंटेज चेंज आएगा। ठीक है, तो पहले इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था आपके पास में R था, और परसेंटेज चेंज के लिए क्या निकालते हैं, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100। इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको R दी, तो सिंस R इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में, रो L अपॉन A होता है। ठीक है, नाउ आपके पास में जो L डैश है वो पहले से कितनी हो गई, डबल हो गई है, और एरिया पहले का क्या हो गया आपके पास में, हाफ हो गया है। तो नया रेजिस्टेंस R डैश कितना हो जाएगा, रो L डैश अपॉन A डैश। L डैश की वैल्यू पुट करो, रो 12 अपॉन A/2 कितना हो गया आपके पास में, रो ऊपर चला जाएगा 9 2 to the 4 4L अपॉन A, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 रो L अपॉन A लिख सकता हूँ R डैश। तो देखो रो L अपॉन A की जगह पर आप R लिख सकते हो, तो रो L की जगह पर क्या लिख दो, R लिख दो। R डैश इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में, 4R हो गया। फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 4R आ गई, इनिशियल R था। तो परसेंटेज चेंज की मैं बात करूँ तो 4R माइनस R अपॉन R इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 4R माइनस R 3R अपॉन R इंटू 100, देन R से R कैंसिल आउट, तो 300% क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे इंडिकेट किया होगा कि स्ट्रेचिंग वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही, तो आपको पता लगाना है कि लेंथ के साथ में आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगर स्ट्रेच कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। अगर लेंथ को डबल करोगे एरिया हाफ हो जाएगा, अगर लेंथ को हाफ करोगे तो एरिया डबल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही आपको पास में, ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि आपको x और y की वैल्यू दी हुई है, और x है आपके पास में 4 ओम, x है कितना 4 ओम है, और y की वैल्यू है आपके पास में 48 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। फिर उसने बोला कि अगर मैं लेंथ को पहले से क्या कर दूं, डबल कर दूं, या लेंथ को मैं पहले से हाफ कर दूं, तो रेजिस्टेंस नहीं एक्स और वाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, आपको वो क्या बोला कि अगर मैं लेंथ को पहले का आधा कर दूं तो एक्स और वाई पे क्या फर्क पड़ेगा।
तो यहाँ पे आपको पता नहीं है कि एक्स और वाई क्या है, तो सबसे पहले यूनिट्स देखो। एक्स की यूनिट क्या है, ओम है, और हमको पता है ओम किसकी यूनिट होती है आपके पास में, रेजिस्टेंस की। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। एंड वाई किसकी यूनिट है, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है, रजिस्टिविटी की। तो ये किसकी यूनिट हो गई, रजिस्टिविटी की यूनिट हो गई। और हमको पता है कि रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन फिजिकल पैरामीटर्स सच एज लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे रजिस्टिविटी जो है, रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। That's why there is no change in वैल्यू ऑफ y। तो y की तो वो जो पहले वैल्यू थी वही रहेगी, 48 इंटू 10 की पावर -8, क्योंकि वो क्या है, रजिस्टिविटी है, और रजिस्टिविटी फिजिकल पैरामीटर पे चेंज डिपेंड नहीं कर रही। सेकेंड क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, और लेंथ का आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। रेजिस्टेंस क्या आपके पास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, मतलब जितना चेंज लेंथ में आएगा उतना ही चेंज किसके अंदर आ जाएगा आपके पास में, रेजिस्टेंस के अंदर आ जाएगा। अगर मैं लेंथ को डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर मैं लेंथ को ट्रिपल करूंगा तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। अगर मैं लेंथ को हाफ करूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर मैं लेंथ को हाफ करता हूं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा मेरे पास में, हाफ हो जाएगा। और जैसे रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि एक्स किसको रिप्रेजेंट करना है, आपके रेजिस्टेंस को। तो जो एक्स की नई वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, x/2, और देयरफॉर तो ओम। नए जो एक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले की हाफ हो जाएगी आपके पास में। ठीक है, तो ऐसे आपके पास में सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं। मेनली तो आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल पैरामीटर्स सच एज लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब आपके पास में तीन टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं, या तो रजिस्टर, या तीन टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं, तो कंडक्टर। सबसे पहले टाइप के सब्सटेंस के आपके पास में कंडक्टर, सेकेंड टाइप के सब्सटेंस आपके पास में इंसुलेटर्स, एंड थर्ड वन होता है आपके पास में सेमीकंडक्टर। ठीक है, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो देखो क्या है कि कंडक्टर में जो करंट है वो किसकी वजह से है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इसके पास में पहले से ही फ्री चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, अब मान के चलो ये आपके पास में कंडक्टर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। आपने क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया आपने, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ठीक है, और जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे, ज्यादा स्पीड से मोशन में आएंगे। और जब वो ज्यादा स्पीड में मोशन में आएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और ऑब्वियसली बात है अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि कोलिजन्स की वजह से आपके कंडक्टर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ड्यू टू विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, हेंस number of collisions also increases, which directly affect resistance and resistance of the conductor increases। अगर आप बात कर रहे हैं
कंडक्टर्स के लिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं कंडक्टर के लिए, आर टी इक्वल टू होता है आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल टी। ठीक है, क्या क्या टर्म्स होती हैं देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर टी आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल टी। तो आर टी होता है कि टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, आर टी रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। ठीक है, आर नोट होता है कि जब आपके पास में एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। एल्फा होता है आपके पास में टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना, कोफिशिएंट होता है आपके पास में, एंड डेल टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इस फॉर्मूला से अपन रिप्रेजेंट करते हैं कि जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा ड्यू टू टेम्परेचर। अब मैं बात करूं अगर रजिस्टिविटी की, तो रजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा रो टी रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल टी। ठीक है ना, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही इंक्रीज होंगे अगर आपने क्या इंक्रीज किया है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। ठीक है, तो ये बात हो गई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। आप यहाँ से चाहो तो एल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब मैं बात करूँ इंसुलेटर्स के अंदर कि क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। देखो इंसुलेटर्स क्या होता है कि इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो करंट के फ्लो को नहीं करते। तो यहाँ पे करंट फ्लो क्या होता है, जीरो होता है, नो करंट फ्लो। ठीक है ना, और नो करंट फ्लो का मतलब क्या है, करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। आपके पास में क्या नो करंट फ्लो है, मतलब नो फ्री चार्ज। क्या लिख सकता हूँ इसको, नो फ्री चार्ज लिख सकता हूँ कि ऐसे मटेरियल के पास में, ऐसे सब्सटेंस के पास में कोई फ्री चार्ज है नहीं जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो होगा नहीं। अब आपने क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज करा। टेम्परेचर इंक्रीज करा मतलब आपने क्या दे दी, एनर्जी दी। एनर्जी दी किसको, आपने इंसुलेटर को। और नो फ्री चार्ज का मतलब क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे बाउंड चार्ज है, सारा का सारा चार्ज कैसे आपके पास में बाउंड चार्ज। तो जैसे आप उसको एनर्जी दोगे तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे, क्या होंगे, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक। और जैसे बॉन्ड ब्रेक होंगे तो आपको क्या मिलेंगे, फ्री चार्ज मिल जाएगा। और जैसे आपको फ्री चार्ज मिलेगा तो मतलब वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। पहले करंट नहीं था, तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या थी, बहुत ज्यादा थी। आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया जिससे एनर्जी मिली और कुछ बॉन्ड ब्रेक हो गए। बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या मिले, आपको फ्री चार्ज मिले और उन्होंने क्या कर दिया, करंट कंडक्शन शुरू कर दिया। अगर करंट कंडक्शन शुरू हो गया इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, पहले से कम हो गई। तो इंसुलेटर्स के लिए क्या होता है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और बॉन्ड के ब्रेक होने से आपको क्या मिला है, फ्री चार्ज मिला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिविटी की बात करूं कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो उसके लिए फॉर्मूला है रो इक्वल टू रो नॉट ई की पावर Eg अपॉन 2 kBT। ठीक है, जहाँ पे जो Eg है वो एनर्जी गैप होता है जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होंगे। Eg क्या होता है आपका, एनर्जी गैप होता है। एंड Kb होता है आपके पास में बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। ठीक है, और सेम इफेक्ट सेमीकंडक्टर्स के लिए है। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस सेमीकंडक्टर बिहेव करता है एज इंसुलेटर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे अबव 0 डिग्री सेल्सियस उनके अंदर करंट कंडक्शन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा।
ठीक है। बट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। मैंने बताया आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, अगर कंडक्टर्स हैं आपने उनका टेम्परेचर बढ़ाया है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ड्यू टू देम नंबर ऑफ कॉलिजन्स के इंक्रीज होने की वजह से जो आपके रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंसुलेटर्स में क्या होता है, स्टार्टिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि सारे के सारे जो चार्ज है वो कैसे होते हैं, बाउंड चार्ज होता है। अगर आपने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने का मतलब आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हो, हीट एनर्जी की वजह से कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ फ्री चार्ज मिलेंगे जिसकी वजह से करंट का कंडक्शन शुरू हो जाएगा। और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, कम हो गया। और जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कंडक्टर्स के लिए, तो R इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल टी, यहाँ पे अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और रो की बात करूँ तो इसी में रो नोट 1 प्लस एल्फा डेल टी। ठीक है, ये किसके लिए होता है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर। और अगर मैं बात करूँ इंसुलेटर के लिए तो इंसुलेटर के लिए होता है रो इक्वल टू रो नोट ईजी अपॉन 2 केवीटी, ई की पावर ईजी अपॉन 2 केवीटी। यहाँ पे ईजी आपका एनर्जी गैप है, के भी आपका क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टी क्या होता है आपके पास में, टेम्परेचर होता है, केल्विन में लेना है। टी आपके पास में टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स ऐसी डिवाइसेज होती हैं जो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस बिहेव करती हैं एज इंसुलेटर एंड अबव 0 डिग्री सेल्सियस दे शो सम करंट कंडक्शन। बट ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस के अबव जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो कंडक्टर्स बन जाएंगे, है ना। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं सेमीकंडक्टर, दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, दे डू नॉट ओबे ओम्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो अपन ने बात की कि डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपके कंडक्टर्स के लिए पूछेगा वो एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए इंसुलेटर के लिए या सेमीकंडक्टर के लिए पूछेगा। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ कंडक्टर के लिए क्या होता है, आर टी इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल टी, और रजिस्टिविटी की बात करूँ तो रो टी इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस एल्फा डेल टी होगा। वो आपसे या तो कोई टेम्परेचर पूछ सकता है, या एल्फा की वैल्यू पूछ सकता है, या रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप होंगे नहीं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोला कि प्लेटिनम वायर रजिस्टर है, एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर प्लेटिनम वायर को यूज किया है, और उसका आइस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है, आइस पॉइंट पे वो कितना है, 5 ओम है, ठीक है। और स्टीम पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है वो है 5.23 ओम। स्टीम पॉइंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 5.23 ओम है। आपने क्या करा, उस जो आपके पास में प्लेटिनम वायर रजिस्टर था उसको क्या करा, एक वेसल के अंदर डिप किया, ठीक है ना, जिससे जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो कितना मिल गया आपके पास में, वो मिला आपको 5.795 ओम। तो आपको पूछा कि जिस वेसल में डिप किया था उसका टेम्परेचर निकालो, ठीक है ना, कि जिस वेसल में जब आपके पास में रेजिस्टेंस 5.795 आया उस टाइम पे टेम्परेचर की क्या वैल्यू थी वो कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले आपको दिया आइस पॉइंट, आइस पॉइंट का मतलब टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर आपका ले लूँ मैं स्टीम पॉइंट, तो टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 373 केल्विन। स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट आपको वाटर के ही लेने हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर आइस पॉइंट पे कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड स्टीम पॉइंट पे कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर मैं बात करूँ आर नोट की वैल्यू, वो कितनी आपके पास में 5 ओम है। आर 100 की वैल्यू बात करूँ तो मैं कितनी आपके पास में 5.23 ओम है। एंड अगर मैं बात करूँ आर टी की तो कितनी 5.79 ओम है। एंड आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, ये आपको डेटा दिया हुआ है। अब आपको पता है कि R100 कितना होगा, आर टी आपने पढ़ा है, आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल टी। तो अगर मैं बात करूँ R100 की तो कितना हो जाएगा, आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल टी, ठीक है। आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 100 डिग्री सेल्सियस का है। तो 5.23 इक्वल्स टू 1 प्लस 100 एल्फा हो गया,
क्यों 100 अल्फा क्यों हुआ कि दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना आपके पास में 100 है। आइस पॉइंट कितना 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो आपका स्टीम पॉइंट है वो कितने डिग्री पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले के लिए, जब आपने वेसल में डिप किया था तो आर टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल टी। ठीक है, और आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। आर टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा डेल टी किसके बराबर में आएगा, टी के बराबर में आएगा, टेम्परेचर के बराबर में आएगा, क्योंकि आपको उसमें से किसको माइनस करना है 0 डिग्री सेल्सियस को माइनस करना है। तो यहाँ से आप क्या करो, इसको आर टी माइनस आर नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ आर नोट एल्फा टी लिख सकता हूँ। कैपिटल टी मेरे यहाँ पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहाँ पे कैपिटल टी यूज कर लेता हूँ, जनरली स्मॉल टी से यूज करना है। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ से टी निकालना है तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू एल्फा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी मिलेगी मेरे को आर नोट इंटू एल्फा की वैल्यू मिलेगी, और आप आर नोट इंटू एल्फा की वैल्यू निकालोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां से देखो 5.23 आर नोट कितना आपके पास में 5 प्लस, और मैं इसको क्या लिख लूँ आर नोट इंटू 100 एल्फा लिख लूँ, क्योंकि 5 को मैं आर नोट बोल सकता हूँ, आर नोट का टेम्परेचर ही है। तो 5.23 माइनस 5 अपॉन 100 ये किसके बराबर हो गया एल्फा आर नोट के बराबर हो गया। एल्फा आर नोट की वैल्यू आएगी आपके पास में 0.23 अपॉन 100 एल्फा आर नोट की वैल्यू है आपके पास में। ठीक है, अब आपको वैल्यूज पुट करनी है और उसको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो देखो टेम्परेचर टी के लिए आर टी कितना आपके पास में 5.795 है, माइनस आर नोट कितना आपके पास में 5, एल्फा आर नोट की वैल्यू कितनी आपके पास में 0.23 अपॉन 100 है, तो 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो टी कितना हो गया 0.795 अपॉन 0.23 इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, सोल्व कर लोगे तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, अच्छा सा क्वेश्चन था ये। आपसे इस क्वेश्चन में टेम्परेचर कैलकुलेट किया था तो दो इक्वेशन बना के आपने इसको सोल्व कर लिया। देखो क्या क्या दिया था, आइस पॉइंट पे टेम्परेचर है 5 ओम, मतलब आइस पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। स्टीम पॉइंट पे टेम्परेचर था 5.23 ओम, स्टीम पॉइंट पे टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5.795 है। तो टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए बोला आर नॉट आर 100 और आर टी की वैल्यू मेरे को दी हुई है। आर 100 या आर टी का फॉर्मूला रहता है आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल टी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैंने एल्फा डेल टी की वैल्यू कैलकुलेट की, एल्फा आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट की सॉरी, और सेकंड इक्वेशन से मैंने टेम्परेचर कैलकुलेट किया और वैल्यूज को क्या कर दिया पुट कर दिया। ऐसे आपको एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बोला है कि एक प्लेटिनम वायर है जिसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस जो है 50 ओम है, 50 ओम है एट 20 डिग्री सेल्सियस। फिर आपने क्या करा, इस वायर को डिप किया है एक वेसल के अंदर जिसके अंदर जो आपकी सिल्वर है वो मेल्ट हो रही है, और आपको जो रेजिस्टेंस मिल गया वो मिल गया 80 ओम एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर। तो उसने आपसे पूछा कि भाई सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट बताओ कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट पूछने के लिए उसने आपको बोला है कि क्या टेम्परेचर होगा जहाँ पे आपका सिल्वर मेल्ट होगा। कंडीशन क्या दी है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस कितना था 50 ओम। जब आपने उसको सिल्वर के वेसल में जिसमें सिल्वर मेल्ट हो रहा था उसमें पुट किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 80 ओम मिल गई। और एल्फा की वैल्यू दी हुई है आपको, एल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 3.8 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीग्रेड इनवर्स दिया हुआ। ठीक है, तो देखो आर टी इक्वल्स टू कितना होता है आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल टी होता है।
ठीक है, आपसे क्या पूछा, टेम्परेचर निकालना है, और मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ आर नोट प्लस आर नोट एल्फा डेल टी, यहाँ पे आर टी हो गया, ट्रांसपोज करके लेके आओ, आर टी माइनस आर नोट इक्वल्स टू आर नोट एल्फा डेल टी। तो एल्फा या डेल टी अगर मैं बात करूँ तो कितना मिलेगा, आर टी माइनस आर नोट अपॉन एल्फा आर नोट। ये किसकी वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, डेल टी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। अब आपके पास में देख लो क्या क्या टेम्परेचर दिए हुए हैं, आर नोट दिया हुआ है 50 ओम दिया हुआ है, एंड मैं बात करूँ किसके बारे में, आर टी के बारे में, तो मेरे को 80 ओम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप मैं वैल्यूज निकाल सकता हूँ, देखो तो डेल टी इक्वल्स टू कितना हो गया, आर नोट कितना है मेरे पास, आर टी कितना है मेरे पास में 80 माइनस 50 अपॉन एल्फा की वैल्यू कितनी है 3.8 इंटू 10⁻³ इंटू 50। तो डेल टी इक्वल्स टू कितना हो गया 30 अपॉन 3.8 इंटू 10⁻³ इंटू 50। तो एक जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 5 6 जा ये हो गया, 2 3 जा एंड ये हो गया 19 2 जा 30। तो डेल टी इक्वल्स टू कितना हो गया 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 90, ठीक है। और आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको डेल टी की वैल्यू मिलेगी 157.9 डिग्री सेल्सियस। ये आपको क्या मिला है, डेल टी मिला है, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 किसके बराबर है 157.9 डिग्री सेल्सियस के। अगर मैं T2 की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा T1 प्लस 157.9 डिग्री सेल्सियस, और T1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 20 प्लस 157.9 और 177.9 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप नियरली 178 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था ये तो। अब मैं बात कर रहा हूँ सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। अब बात करें अपन किसके बारे में, सुपर कंडक्टिविटी। मैंने बताया आपको कि कंडक्टर्स के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो रजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर मैं आपके लिए टेम्परेचर कम करूं तो रजिस्टिविटी भी क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं टेम्परेचर को कम कर देता हूं तो रजिस्टिविटी भी क्या आएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं रजिस्टेंस कम करना चाहता हूँ, रजिस्टिविटी कम करना चाहता हूँ, तो मेरे को टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनके लिए रजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ऐसे कंडक्टर्स जिनके लिए रजिस्टिविटी कितना हो जाए, 0 हो जाए, उनको बोलते हैं CTER, उनको बोलते हैं अपन सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर्स विच हैव 0 रजिस्टिविटी आर नोन है सुपर कंडक्टर्स। और रजिस्टिविटी टेम्परेचर कम होने से हो रही है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जब रजिस्टिविटी 0 हो जाती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच रजिस्टिविटी becomes 0 is known as critical temperature। एक ऐसा टेम्परेचर जब रजिस्टिविटी 0 हो जाती है उसको बोलते हैं अपन क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, और उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं अपन उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, और रजिस्टिविटी हो जाती है आपके पास में 0 हो जाती है, ठीक है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो सुपर कंडक्टर होगा उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, उसको बोलते हैं मीजनर्स इफेक्ट। मीजनर्स इफेक्ट क्या होता है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सुपर कंडक्टर बिकम्स 0 इज नोन एज मीजनर्स इफेक्ट, ठीक है।
अब जो सुपर कंडक्टिविटी होती है वो बहुत लो टेम्परेचर पे होती है, जनरली बहुत लो टेम्परेचर पे होती है, लगभग 0 से 10 केल्विन के बीच में, -273 डिग्री सेल्सियस या -263 डिग्री सेल्सियस तक होती है। लेकिन कुछ जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर शो कर सकते हैं, नियरली 90 केल्विन तक भी शो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एक सुपर कंडक्टर की, तो मर्क्यूरी जो आपका Hg होता है वो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है 4.2 केल्विन पे, 4.2 केल्विन पे। अगर मैं डिग्री सेल्सियस में इसको कैलकुलेट करने बैठूंगा तो नियरली आएगा 269 पॉइंट समथिंग के बराबर आएगा, -269 पॉइंट समथिंग के बराबर आएगा, है ना। तो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे कंडक्टर जिनके लिए जो कंडक्टिविटी है वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है, सॉरी, ऐसे कंडक्टर जिनके लिए रजिस्टिविटी 0 हो जाती है उनको बोलते हैं अपन सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। और एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे रजिस्टिविटी 0 होती है उसको बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है 0 हो जाता है, इस इफेक्ट को बोलते हैं अपन मीजनर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने बात की है टेम्परेचर के बारे में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। इस क्लास से रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करें, और कुछ सेमीकंडक्टर्स के नाम बताएं कमेंट करके जो सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। कुछ सब्सटेंसेज के नाम बताएं जो क्या कैसे बिहेव करते हैं, एज ए सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं, और उनके टेम्परेचर। और जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनके यूजेज होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, डेटा ट्रांसफर करने में। ठीक है ना। देखो रेजिस्टेंस 0 हो गया मतलब कोई अपोज ही नहीं कर रहा, डेटा ट्रांसफर क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए किस किस में काम में आते हैं सुपर कंडक्टर्स आपके? जनरेटर्स में, मोटर्स में, सुपर कंडक्टर्स में, सुपर कंप्यूटर्स में, सॉरी, ठीक है ना। चिप्स वगैरह बनाने के काम में आते हैं, ठीक है ना, और ट्रांसफॉर्मर बनाने के काम में आते हैं। तो इन सब चीजों में क्या काम में आता है? आपके सुपर कंडक्टर्स काम में आते हैं। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि कुछ सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं जो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं और उनका टेम्परेचर बताना है। इस क्लास के रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो। थैंक यू।